नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी। आज हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे बड़े भाई मास्टर प्रवीण नागर जी हमारे प्रोग्राम में आए हुए हैं। सकारात्मक विकसित भारत प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। आज हम मास्टर जी से शिक्षा के मूलभूत पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे और कैसे शिक्षा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है ये जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी बताइए। दिनेश जी। धन्यवाद भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने लिया है जिसकी हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जी। और शिक्षा जो है एक ऐसा शस्त्र है जिसके आधार पर हम जो है कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिना शिक्षा के ये सारी चीज़ें वंचित है जी। और जहाँ तक आपने बात की थी अभी विकसित भारत की, जी। तो विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है हमारी सरकार ने वो 2047 का रखा है। यानी कि जब हम आज़ादी की शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तब तक हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए। और विकसित होने के लिए मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कि हमारी शिक्षा का अग्रणी होना, हमारे बच्चों में नवाचार होना, इन सारी चीज़ों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा जो है वह हथियार है जो इस हमारे सपने को सार्थक करेगी। जहाँ तक हम शिक्षा की बात करते हैं, अब जैसे कि नई शिक्षा नीति आ गई है ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। जी। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी जी। और दूसरी शिक्षा नीति हमारी 1986 में, और तीसरी जो हमारी शिक्षा नीति है 2020 में आई है। पहले क्या था, हमारा शिक्षा का सिस्टम था 10+2, यानी कि 10 वर्ष के बाद 2 साल की और शिक्षा हमारी होती थी, विद्यालय शिक्षा जो है। जी। अब नई शिक्षा नीति में क्या हुआ है, 5+3+3+4। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा जो है 3 वर्ष की आयु जब पूरी कर चुका होगा तब वो जो दाखिला लेगा 5 वर्ष के लिए। इसको सरकार ने कहा है प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि तैयारी स्तर जो है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा आंगनबाड़ी, प्री और नर्सरी और फर्स्ट और सेकंड, इन पांचों में अपना पढ़ाई करेगा और ये जो होगी बिना परीक्षा, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई लोड नहीं बच्चों को रहेगा। कोई लोड नहीं रहेगा। खेल आधारित शिक्षा होगी, गतिविधियों पर आधारित शिक्षा होगी। इसके बाद 3 साल का जो है दूसरी वाली जो स्टेज है उसको तैयारी स्टेज कहा है, तैयारी स्तर, प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चा जो है 8 से 11 वर्ष तक रहेगा। इसमें बच्चा 3rd, 4th और 5th इन 3 क्लासों को पढ़ेगा। इसमें बच्चों को जो है थोड़ा गणित के बारे में बताया जाएगा, थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा और यहाँ उसकी थोड़ी परीक्षा होगी, यानी कि जो है लर्निंग बेस होगा इसमें जो है। इसके बाद जो है मध्य स्तर जो है, मिडिल स्टेज जो है, ये हमारा 11 से 14 वर्ष तक का होगा। इसमें बच्चा 6th, 7th और 8th इन 3 क्लासों का अध्ययन करेगा। इसमें उसको विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ाया जाएगा और इसी के आधार पर उसकी जो परीक्षा ली जाएगी। खेल गतिविधियाँ ये भी इसमें सम्मिलित होंगी। कौशल भी इसी में आ जाता है। हाँ, इसमें कौशल विकास भी जो इसी में होगा। इसके बाद हमारी आती है आगे जो है 4th स्टेज जो है वो 9th, 10th, 11th, 12th के लिए जो है माध्यमिक स्तर। तो इसमें क्या होगा, बच्चा 14 से 18 वर्ष तक रहेगा। इसमें बच्चों को विषय की गहन अध्ययन कराया जाएगा। जैसे बच्चा है फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी और भी बहुत सारे विषय जो हैं, इन सारे विषयों को पढ़ेगा। अब एक चीज़ और इस नई शिक्षा नीति में होगी है कि पहले क्या होता था, अब से पहले 10वीं तक तो सामान्य विषय रहते थे, सभी बच्चा पढ़ता था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें पढ़ता था। लेकिन इस नई शिक्षा, और 11वीं में क्या होता था, 11वीं में आके उसको विषय का चुनाव करना होता था। जैसे कोई बच्चा साइंस से पढ़ना चाहता है तो उसको फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा, इन चीज़ों को पढ़ेगा, इंग्लिश, और जो उसमें रहेगा मानविकी में, यानी कि आर्ट साइड में जो रहेगा उसके बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, गृह शास्त्र, समाजशास्त्र, इन सारे विषयों का अध्ययन वो करता था। फिर कॉमर्स में अकाउंटेंसी है और भी बहुत सारे विषय होते थे, मैथ्स भी था उसमें। लेकिन अब इसमें ये हुआ है, ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें उन्होंने क्या है, बच्चे को स्वतंत्र कर दिया है। 11वीं में जब बच्चा हमारा आएगा 10th के बाद जो है, तो उसका जो है विषय चुनने के लिए वो स्वतंत्र होगा।
वो बाध्य नहीं होगा जी। तो बाध्य नहीं होगा, तो इससे मेरा तात्पर्य ये है, जैसे किसी बच्चे का इंटरेस्ट हिंदी में है वो जी। हिंदी पढ़ेगा, जी। अगर वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो वो इंग्लिश भी पढ़ेगा, जी। गणित पढ़ना चाहता है तो वो गणित भी ले सकता है, जी। बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो बायोलॉजी भी लेगा, जी। इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है तो इकोनॉमिक्स भी ले सकता है, रुचि के आधार पर अपनी रुचि के चुनाव आधार करेंगे। पर। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, अब वो चीज़ें नहीं रही जैसे पहले था, अब नहीं तुम्हें ये चीज़ें अनिवार्य पढ़नी है। जी। अब बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ में इंटरेस्ट है लेकिन फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, तो वो चीज़ें फिर बच्चे को आगे जाके खलती थी, भाई मेरा तो मन उधर था लेकिन मुझे वो विषय नहीं मिला, अगर मान लो मैं साइंस साइड लेता तो फिर मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में परेशानी आती। मास्टर जी, यहाँ ये सोचने का एक पॉइंट आ रहा है दिमाग में जी। कि जैसा हम अपनी बात करें, हम अपने समय पे जब हमने चुनाव करा था 10th के बाद हम साइंस में जाएं, आर्ट में जाएं, तो वहाँ क्या है, एक हमें गाइड करने के लिए माता पिता बिजी हैं अपनी व्यवस्थाओं में, तो गाइड करने के लिए हमें वो एक कौशल नहीं प्राप्त हुआ स्कूलों से कि हमारे लिए क्या बेहतर है। स्कूल जो टीचर हैं वो आकलन करते हैं हमारा, जी जी जी। उसके आधार पे हमें वो डिसाइड, हमारी हेल्प करेंगे। क्या नई शिक्षा नीति में ये भी इंक्लूडेड किया गया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है और ये मैं बहुत बार बोलता भी हूँ स्कूल में अपने बच्चों से। जी। देखिए शिक्षक को सारी जानकारी होती है अपने बच्चों की, जी। और हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। जी। ऐसा नहीं है, बच्चे में अनेक प्रतिभाएं होती हैं, आवश्यकता है शिक्षक को उसे निखारने की, उसको पहचान करने की। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। और हमें ये देखना है कि बच्चा किधर रुचि ले रहा। आप किसी के बच्चे को देखिए, वो कहीं ना कहीं उसकी रुचि जरूर होगी। जी। देखिए मायने ये नहीं रखता कि बच्चा किस स्ट्रीम से पढ़ रहा है, जी। मायने ये रखता है कि बच्चे को उस विषय की कितनी जानकारी है। जी। मैं ये मानता हूँ कि अगर बच्चा अपने फील्ड में मास्टर है, उसको अगर उस फील्ड में उसको गहन नॉलेज है अपने विषय में, तो वो कामयाब है बच्चा। कामयाब है, परिवार भी, बच्चा भी। अब बच्चा साइंस साइड में पढ़ रहा है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए भी एक घातक बिल्कुल हो सकता है। और मैं इसमें मानता हूँ शिक्षक के साथ साथ अभिभावक भी इस चीज के लिए जिम्मेवार है। क्यों? वो अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपते हैं। जी। अपने सपनों को बच्चों पर थोपते हैं। जी। मेरा मानना ये है कि बच्चे को जो है उसका विषय का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो वो अपने हिसाब से चुनेगा, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से वो चुनेगा, तो वो अच्छा कर पाएगा। और हेल्प के लिए काउंसलिंग, हाँ उसको सलाह मशवरा कर सकते हैं जो है, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि जब बच्चा 10वीं पास कर लेता है तो इसमें इतनी स्वतः ही इतना जो है ज्ञान होता है कि वो चुनाव आसानी से कर पाता है। जैसे देखा जाता है ना, जैसा अभी आपने बताया भी जी कि माता पिता एक दिखावे की ओर रुक जा रहा है कि हमारा बच्चा साइंस नहीं लेगा तो पड़ोसी का बच्चा साइंस में बीटेक, तो कैसे करेगा बीटेक। अच्छा, आर्ट साइड को अभी निचली स्तर पे जो सोशल हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको निचले स्तरों पर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग जिस बच्चे की रुचि है, ये टीचर या अभिभावक करते हैं तो एक बेहतर दिशा में प्रयास किया जा सकता है अपने भारत के लिए। जी 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 जी। तो बच्चों को चुनाव करना देना चाहिए, उसको अपनी मर्जी से करना चाहिए। कई सारी समस्याएं आती हैं। अब कई बार मैंने देखा है जो निजी तौर पर जो है कि बच्चे का मन है आर्ट साइड लेने का। जी। आर्ट साइड से वो पढ़ना चाहता है, घर वाले आएंगे नहीं जी ये तो साइंस दो इसे, जो भैया अब चलने का नहीं है, बच्चा 10वीं में बहुत कम नंबर आए हैं इसके, जो नहीं जी दे दो, मेहनत कर लेगा, चलो दे दिया है। उसने जो पता लगता है 11 चलो जैसे तैसे पास होगा, 11 12th में आके वो फेल हो जाता है, फिर कहते हैं जब स्ट्रीम चेंज कर दो। पता नहीं, मैं कई बार आश्चर्य होता है कि क्यों बच्चे की इच्छा के विपरीत चलते हैं, क्यों इस पर इतना दबिश देते हैं माँ बाप जो है भी। इसके लिए मैं अभिभावकों को ज़्यादा मानता हूँ। अब कहीं ना कहीं शिक्षक भी इस चीज़ के लिए थोड़ा दोषी हो जाते हैं, क्योंकि उनको बताना चाहिए कि आपका बच्चा इस लायक नहीं, इस लायक इस क्षेत्र में वो अच्छा कर पाएगा। तो ये चीज़ को अभिभावक को भी सोचना चाहिए, निरर्थक जो बच्चे पर दबाव नहीं देना चाहिए। बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है कई बार, जो है उस पर वर्कलोड इतना हो जाता है वो कर ही नहीं पाता जो है बिना इच्छा के। किसी अब हम उस पर डालेंगे दबाव जो है तो क्या होगा, उसके परिणाम तो नकारात्मक आएंगे। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई सारी। फिर एक चीज़ और, अब अभिभावकों की ये हो गया है कि हमारे बच्चे के टॉप नंबर आने चाहिए, 90%, 95, निरर्थक का दबाव है, जबकि इनका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो दिनेश जी ये मानता हूँ, अगर बच्चे को अपने विषय की नॉलेज है, नंबर मैं देता हूँ 100 में से अगर उसके 65 भी आ रहे तो वो बेहतर है। बहुत सुंदर। अगर मान लो किसी ने जो है 90% नंबर ले ली 12th में, जी, क्या करोगे भैया आगे? और मैं ये मानता हूँ अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है, अगर उसके 70-75 आ रहे हैं दबाव से, तो वो कोई नंबर नहीं है। देखिए
सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं। आगे इतना कंपटीशन है, अगर बच्चा साइंस में 90 85 नंबर लाना है तो वो ठीक है जी, वो आगे जो है अच्छा कर पाएगा जो है। खैर जैसे भी बच्चे ने इंटर कर लिया, फिर आगे उसकी स्ट्रीम चेंज करा दे, भैया आप बीए में आ जा। क्या फायदा रहा जी उतनी मेहनत करने का जो 2 साल 11वीं 12वीं में की जो है। तो मैं मानता हूँ कि जो है इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है जो है जी। तो अच्छा तो यही है कि बच्चों को जो है उन्हीं की इच्छा के जो है अनुरूप चलने देना चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ, उनकी प्रतिभा को पहचानना चाहिए। फिर ये होता है, ये सोचते हैं भी हमारा बच्चा ये काम करेगा, अच्छा उसका बच्चा तो ये कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो कर रहा है। ये प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। शिक्षा की तुलना नौकरी से करने लगते हैं। देखिए शिक्षा का होना एक अलग चीज़ है और नौकरी होना एक अलग चीज़ है। जी। आज हमारे बच्चों में नौकरी की मानसिकता पैदा हो गई है जी। और कहीं ना कहीं करने वाला हमारा समाज भी है। मैं क्षमा चाहूंगा जो समाज के जिम्मेवार लोग हैं, हो सकता है शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पढ़ गया बच्चा, किसी कारणवश नौकरी नहीं लगी, तो फिर उसको ताने मारते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, उसका उदाहरण देंगे, देखा फलाने का इतना पढ़ लिया, कुछ किया उसने। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। शिक्षा का अपना विशेष महत्व है, नौकरी एक अलग चीज है। शिक्षा को ज्ञान से देखें, ना कि उसको एक स्तर से देखें। शिक्षा का जो महत्व है वो एक अलग चीज है। जो भी शिक्षित व्यक्ति जो होगा वो हर एक काम को बहुत ढंग से करेगा जी, और जो निरक्षर होगा वो अलग करेगा जो है। और जैसा कि एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है 1888 ईस्वी में जी ब्रिटेन की संसद में इस बात पर चर्चा हो रही थी, भारत जो है बहुत अग्रणी देश है, वहाँ एक संसद अपने विचार रख रहे थे, तो उन्होंने कहा था, लॉर्ड मैकाले जी, उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ एक भी निरक्षर व्यक्ति नहीं देखा, एक भिखारी नहीं देखा, बहुत संपन्न देश है वहाँ जो है जी। तो वहाँ फिर किसी दूसरे सांसद ने पूछा कि उसको अपने अधीन कैसे किया जाए जी, उसको अपने अधीन कैसे कर सकते हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो इंग्लिश के जनक हैं, उन्होंने कहा कि उनकी जो मातृभाषा है उसको हमें तोड़ना होगा जी, यानी कि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसको तोड़ना होगा जी, और अंग्रेजी भाषा को लाना होगा। तो उन्होंने यही काम किया, वो अपनी योजना में फलीभूत हुए जो है जी। आज क्या हो रहा है, इंग्लिश में सारे काम हो रहे हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है लेकिन जोर इंग्लिश पे दे रहे हैं जी। तो वो तो अपने मिशन में हो गए सफल जो है। उनका उद्देश्य क्या था, हमारी बैकबोन ही तो तोड़ी ना, रीढ़ को तोड़ने का काम ही तो उन्होंने किया है, नहीं तो हमारी तो शिक्षा बहुत अग्रणी थी उस टाइम पे जो है। लेकिन उन्होंने जो है उस चीज को तोड़ा, अंग्रेजी भाषा को ले आए जो जी। आज क्या होता है, सब अभिभावक ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेज बन जाए जी, इंग्लिश मीडियम में दाखिला दिलवा दिया, बहुत बड़े स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, जितने बड़े स्कूल में बच्चा जाएगा जी, फीस तो ज्यादा जाएगी, उतनी ही मेहनत गार्जियंस को करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा, वर्कलोड इतना ज्यादा है, कोचिंग लाएंगे, घर देखेंगे, ये समझ लो एक प्रकार से माँ बाप को पढ़ना होता है जी। सरकारी स्कूल में कोई नहीं भेजेगा जी। आप देखेंगे सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर आ रहे हैं, वेल क्वालिफाइड, PhD MPhil ऐसे टीचर हैं जो है, लेकिन वहाँ नहीं भेजेंगे जी, वो निजी विद्यालय में भेजेंगे जो जहाँ बड़ी फीस है। जैसा कि बताते हैं कि बुनियादी ढांचा एक सबसे बड़ा कारण है ना बच्चों को भेजना। अब ये सोचते हैं सभी जो है भी हमारा बच्चा गाड़ी से जा रहा है, इतने बड़े स्कूल में जा रहा है, उसको जो है अपने मान सम्मान का इशू लोगों ने बना लिया है शिक्षा को जो है भी, इतने बड़े स्कूल में जा रहा है, अच्छा इसका सरकारी में जा रहा है, फिर उसको ताने मारते हैं दूसरे को जो है। तो मेरा मानना तो ये है कि जहाँ से अच्छी शिक्षा बच्चे को मिले, जहाँ हमारा बच्चा अच्छे से कर पाए जो है, वहाँ बच्चे को दाखिला दिलवाना चाहिए। अब होता क्या है, बड़े स्कूल में बच्चे को दाखिला दिलवा दिया, उसको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता जो है। अब ना तो बच्चा हमारा अंग्रेज रहता, ना हिंदुस्तानी रहता जी। अगर आप किसी बच्चे को ये पूछ लो कि भैया 29 कितने होते हैं, मुझे नहीं लगता वो बता पाएगा जी। 69 बोझ लो, नहीं बता पाएगा, 29, 69, 19 ये बता पाएगा जी। ये बड़े दुख का विषय है कि जो हमारी मातृभाषा है उसे हम भूलते जा रहे हैं और दूसरी भाषा को हम अपनाते जा रहे हैं जी। देखिए भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा को तो हमें नहीं भूलना चाहिए जी। हम उसको भूलते जा रहे हैं, जब बाकी जो देश है वो हमारी भाषा को अपनाते जा रहे हैं जी। अमेरिका में ऐसे एक विषय के रूप में शुरू हो गई है जो जी। ग्लोबलाइजेशन का है जमाना, कुछ वो हमसे सीख रहे हैं और हमें भी वहाँ सीखना चाहिए और उस तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए भाषाएं सीखें, एक अच्छी चीज़ है, अगर हम 10 भाषाएं सीख जाएं हमारे बच्चे और अच्छी, हमें क्या परेशानी, अच्छी बात है जी। लेकिन हमें जो अपनी भाषा को भी तो नहीं भूलना चाहिए, उसको भी तो जो है बना के जो हमारी नींव है उसके साथ हमें चलना चाहिए। बिल्कुल।
उसको भी तो हमें रखना चाहिए जो है। जी। तो विकसित भारत को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या विकसित भारत के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए क्या हम 2047 में विकसित भारत का सपना साकार कर पाएंगे? और आज के युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को कैसी शिक्षा के रूप में आगे लाना चाहिए जिससे कि विकसित भारत उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार किया जा सके जो अभी भी कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं असमानता देखी जा रही है? जी जी नरेश जी, ऐसा है जी। आज हमारा यहाँ बैठे हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी। ये सभी हमारे पूर्वजों की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के देन। जी। न जाने हजारों लाखों जो है हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के माँ भारती स्वतंत्र हुई और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने हमें संविधान दिया जी, उनको धन्यवाद दें, उनका जो है आभार व्यक्त करें। एक ऐसी अमूल्य वस्तु हमें दी है जी। हमारा जो संविधान है दिनेश जी, तो इसका सबसे लंबा और लिखित संविधान है जी। और जहाँ तक इसको शिक्षा से जोड़कर देखें हम, तो शिक्षा विकसित भारत में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। बहुत सुंदर। क्योंकि आगामी जो हमारी पीढ़ी है जी, यानी कि आगामी हमारे जो देश का भविष्य है वो विद्यालयों में है। हमारे देश के जितने भी विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, वही बच्चे आगे आएंगे, समाज में आएंगे, वो देश का नेतृत्व करेंगे जो है। तो उन्हीं बच्चों को जो है इस चीज के बारे में अवगत कराना चाहिए जी। उनको इस चीज को, मैं तो ये कहता हूँ, एक विषय के रूप में इसको पढ़ाना चाहिए, संविधान को एक विषय के रूप में लाना चाहिए बच्चों को जो है। हालांकि पढ़ते हैं कुछ क्लासेस में, लेकिन उसमें बहुत कम स्तर पर है। जी। तो मेरा मानना ये है कि सभी विद्यालयों में इस चीज को अपनाना चाहिए जी। और सभी को व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर, शिक्षकों को अपने विद्यालयों में भी, अपने घरों में भी, अभिभावकों को भी अपने बच्चों को इस चीज के बारे में अवगत कराना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रस्तावना, जैसा कि आप घर घर बांट रही हैं, मैं देख रहा हूँ आप बहुत दिनों से प्रयासरत हैं इस चीज के लिए। आप कहते भी हैं बच्चों से भी इसका लेमिनेट करा के आप रखें अपने पास जो है। मैं तो कहता हूँ लेमिनेट करा के सामने टांगिए जो उनका स्टडी रूम है, ताकि आते हुए उनको दिखाई दे हाँ भी ये कुछ चीज है। और मेरा मानना यह है कि जब उस चीज को वो बार बार देखेगा, मान लो रोजाना किस चीज को देखेंगे, उसके कुछ चीजें तो अपने आप से तैयार हो जाएंगी कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है, हमारा संविधान क्या है, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूची है, तो वो बच्चा सीख पाएगा जो है। तो शिक्षा तो बहुत बड़ा रोल कर सकती है जो है। हाँ, तो आपकी इस वीडियो के माध्यम से तो मेरा अनुरोध सभी गुरुजनों से भी रहेगा, अभिभावकों से भी ये अनुरोध रहेगा कि सभी जो है अपने बच्चों को जो है भारतीय संविधान के बारे में बताएं। भारतीय संविधान जो है नियमों का संग्रह है जिससे किसी देश या पार्टी को चलाने के जो नियमों का एक संकलन है जिससे हमारा जो है देश आगे बढ़ता है। हमें जो अपने अधिकारों के, अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलती है, फिर कौन सा अनुच्छेद, कौन सी अनुसूची हमें क्या क्या कार्य की अनुमति देती है, तो ये तो जानकारी हमारे भावी भविष्य को होनी चाहिए। और जब हमारे बच्चे ये सब जान जाएंगे तो फिर तो अपने आप वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे, उन्हें क्या करना है। और ये जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हम पर शासन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, हमारी अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं है। जी, बहुत अच्छा विचार रहे मास्टर जी के साथ। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा सभी देशवासियों से, सभी नागरिकों से, कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम प्रेशर या किसी दिखावे में ना आकर बच्चों को स्वतंत्र रूप से उन्हें चुनाव करने दिया जाए और बस हम एक गाइडेंस के रूप में, एक काउंसलिंग के रूप में हम उनका सहयोग कर सकते हैं। और हम कैपेबल नहीं है तो हम किसी शिक्षक, किसी समझदार व्यक्ति से सहायता के रूप में उनसे सलाह ले सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। विकसित भारत को महान बनाना है तो हम सबको सजग होना होगा। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक बच्चा आने वाले भारत का भविष्य है। हमें बहुत ही सोच समझ कर कदम रखना होगा और इसमें हमें, जैसा कि हमारे मास्टर जी ने बताया है, कि हर घर में हर बच्चे की टेबल पर संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल होनी अनिवार्य है। जिन देशों में, जो विकसित देश हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो तमाम यूएसए हो, चाहे तमाम देश हो, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्यों को हर एक नागरिक के अंदर डालने का प्रयास करा है, वो भी नींव से, जीरो से। तो
आपसे यही निवेदन करते हैं। इन विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा मास्टर जी आपसे ये परिचर्चा करते हुए, और आगे भी अलग अलग विषयों पर हम आपके साथ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।